व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विजय वट्टेरीवार का केंद्र सरकार पर कटाक्ष, विदेश नीति स्पष्ट करो, WW3 के खतरे में चुप्पी खतरनाक। बंदायूं में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 25 से 30 दुकानें जली, कोई जनहानि नहीं, SP विजेंद्र द्विवेदी का बयान। स्थानीय निवासियों का गुस्सा, हर साल वही समस्या, नेता आते हैं वादे करते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं करते। और अब खबरें विस्तार के साथ। विजय वट्टेरीवार का केंद्र सरकार पर सवाल, विदेश नीति स्पष्ट करे, तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात पर चुप्पी खतरनाक। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वट्टेरीवार ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए भारत को स्पष्ट रूप से अपना रुख सामने रखना चाहिए। वट्टेरीवार ने कहा कि देश विदेश नीति आखिर क्या है, देश के सामने एक बार तो साफ करे, तीसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, ऐसे में हमारा पक्ष स्पष्ट होना चाहिए। यही बात सोनिया जी भी कह रही है। जब इजराइल ईरान पर हमला करता है तो हमें बताना चाहिए कि कौन सही है, इजराइल या ईरान, अब किसका समर्थन करे। झारखंड की अस्मिता, झारखंड की पहचान, झारखंड का अस्तित्व और झारखंड को आत्मनिर्णय का अधिकार मिले, इसके लिए लड़ाई लड़े थे। आत्मनिर्णय का अधिकार अलग राज्य के विनोद बिहारी महतो अमर रहे, निर्मल महतो अमर रहे, तिवारी महतो जिंदाबाद, सही जिंदाबाद। साल पे उस स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज का दिन तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जिंदाबाद 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 आइए अब देखते हैं अगली खबर पर। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 25 से 30 दुकानें जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक बड़े बाजार क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है। SP सिटी विजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी वजह से होने की आशंका है। उन्होंने कहा लगभग 25 से 30 दुकानें इस आग की चपेट में आ गई, लेकिन अब स्थिति पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और राहत कार्य जारी है। देखिए, ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध है, अब देखिए इसमें अमेरिका के भी एंट्री हो गई है। ये बात अलग है कि अभी 2-3 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका इससे अपने को सीधे इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो बार बार ईरान को ये बात चिता रहा था कि इसको ईरान जो है वो इजराइल पर जो हमले कर रहा है उसको रोके और अपनी जो उनका परमाणु कार्यक्रम है उसको रोके। इसको लेकर के पहले से काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी, लेकिन अमेरिका इस समय आज अचानक उसका इस युद्ध में एंट्री लेना ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर ईरान अभी बहुत जल्दी इसको बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश नहीं करे या जवाब देने की कोशिश करता, तो देखिए अगर दोनों की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो अमेरिका के सामने तो देखिए ईरान की स्थिति उस लेवल की नहीं है, ये जानते हैं। लेकिन जो इज़राइल के साथ इनका युद्ध चला है, इसमें इज़राइल ने, जहां इज़राइल का नुकसान हुआ है तो वहां पर
ईरान का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देखिए इजराइल के हमलों में ईरान के तमाम जो वैज्ञानिक हैं, उनके जो रक्षा के अधिकारी हैं, डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, उनकी हताहत हुआ है। आइए देखते हैं अब अगली खबर। स्थानीय निवासी बोले, ये एक बार की नहीं हर साल की समस्या है। दरअसल आग की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा है। मौके पर मौजूद एक स्थानीय निवासी ने गुस्से और निराशा के सूर में कहा, ये कोई एक बार की समस्या नहीं, हम हर साल इसी संकट का सामना करते हैं। हर साल कोई ना कोई नेता या अधिकारी आता है, वादा करता है और समाधान होगा, कुछ करेगा, लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाता। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में बार बार आग लगने की घटनाएं होती रही, लेकिन न तो पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए और न ही कोई स्थायी समाधान निकाला गया। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। उनकी सहयोग राशि को 400 से बढ़ाकर 1500 की है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि 3 गुना लगभग आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया है। 1100 लगभग 3 गुना, 1100 लगभग 3 गुना, 400 से 1100 लगभग 3 गुना उन्होंने बढ़ाया। नहीं, यह सरकार पेंशन के कारण पेंशन नहीं बढ़ाई है। पेंशन बढ़ाने से तेजस्वी जी को टेंशन हो गया है, इसलिए वो अलबलाए हुए हैं, व्याकुल हैं। और जो कभी बिहार का विकास नहीं चाहा, गरीबों का कल्याण नहीं चाहा, जब बिहार का विकास हो रहा है और गरीबों का कल्याण हो रहा है, तेजस्वी जी टेंशन में है। यहाँ गरीबों के साथ न्याय हुआ है। और अब अगली खबर। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी वाराणसी पहुंचे, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने वाराणसी में अपने विभाग के तहत आने वाले संस्थानों का दौरा किया और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की कार्यप्रणाली की सराहना की। उन्होंने इसे अपने लिए सौभाग्य की बात बताया कि उन्हें इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लागू किया गया है। इस केंद्र में विद्यार्थी ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं जिससे उन्हें रोजगार मिल सके, साथ ही भाषा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बुके और स्टॉल से उधर वहां से उस साइड सद्दाफ एहसान जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपराजिता साहब जी का स्वागत करें सॉल के साथ। मैं सद्दाफ से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साजिया अलवी जी का कार्यक्रम में औपचारिक तौर पे स्वागत करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के नोएडा के जिलाध्यक्ष राजेश चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शानबाज हुसैन जी का स्वागत करें। राजेश चौहान जी। मैं सैयद एहसान अख्तर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और शानबाज हुसैन जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें मंच की तरफ से। मैं सैयद मजहर आलम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और केजी सुरेश जी का स्वागत करें। केजी सुरेश जी पूर्व कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और वर्तमान में इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर हैं, वरिष्ठ पत्रकार और विचारक रहे हैं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से भी जुड़े रहे हैं। मैं निखिल मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी का स्वागत। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी के संपादकीय पर बोले भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी। मोदी सरकार की विदेश नीति सही और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा विदेश नीति को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वैश्विक संकट और उथल-पुथल के इस दौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बार-बार ये स्पष्ट किया है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि युद्ध स्वयं एक समस्या बन जाता है। देखिए, अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उनका जो ये अटैक था वो बहुत ही लिमिटेड, टारगेटेड, कैलिब्रेटेड, कैलकुलेटेड था और उन्होंने जो भी अटैक किया वो उनके सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर किया ताजो वो उनके पास जो एक यूरेनियम एनरिचमेंट बनाकर एक बॉम्ब को तैयार करने की कैपेसिटी को खत्म कर दिया जाए। इसमें मुझे लग रहा है वो सक्सीड हो चुके हैं, मगर हमें इसको एक पूरी कॉन्फ्लिक्ट की तरह, फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखना चाहिए। ये उसी तर्ज पे है जैसे हमने ऑपरेशन संदूर के अंदर पाकिस्तान के सिर्फ वो ठिकानों पे हमला किया जहां पे आतंकी बैठे थे, आतंकी ठिकानों पे किया हमने और कहीं नहीं किया। तो जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी लगती है वो इसी मॉडल के ऊपर है कि देखिए, हमारा जो मेन एम था, टारगेट था, वो न्यूक्लियर साइट्स थे, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं। क्योंकि जो अमेरिका है वो ये भी चाहता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच रहे, ये रीजन से बाहर ना हो, ये एक वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ ना जाए। तो मैं समझता हूं ये उन्होंने बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और मगर इसको जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं और खास करके ईरान है, वो कैसे रीड करते हैं इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पलटवार उन्होंने इजराइल के ऊपर किया है और किसी भी मिलिट्री जो बेसिस हैं अमेरिका के, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिकन मिलिट्री बेस कतार में, सऊदी अरेबिया में, इराक में, ओमान में, यूएई में, बहरीन के अंदर, ये सब जॉर्डन में, सब जगह पे हैं, मगर हमने देखा है कि ईरान ने उसके ऊपर किसी ऊपर भी मिसाइल नहीं मारा। तो इससे ये भी दिखाई देता है कि ये जो ईरान है ये समझ चुका है और इसको समझा दिया गया है। उसके फॉरेन मिनिस्टर जो कि लंदन में हैं आजकल बातचीत कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ कि देखिए, अगर आप ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर हम फुल स्केल जो है बम्बार्डमेंट शुरू कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसकी जो दिशा है इस जंग की, वो अभी सिर्फ रीजनल वॉर लगती है। आइए देखते हैं अगली खबर। राजौरी के 80% विशेष रूप से सक्षम शिक्षक तिलकराज सुदन ने भारतीय सेना को समर्पित भक्ति यात्रा की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से 80% स्पेशली एबल्ड यानी कि विशेष रूप से सक्षम शिक्षक तिलकराज सुदन ने भारतीय सेना के सम्मान में देश भर की भक्ति यात्रा की शुरुआत की है। ये प्रेरणादायक यात्रा स्थानीय अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। तिलकराज सुदन ने बताया कि यात्रा भारतीय सेना के साहस, बलिदान और राष्ट्र सेवा को समर्पित है। उनका उद्देश्य देश भर में घूमकर लोगों में देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करना है। ये रॉबर नसीब है, इसका नाम, सुल्तानपुरी दिल्ली का रहने वाला है। 13 जून की रात को जिंद में एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर एक्सटॉर्शन और रॉबरी के लिए 4 लड़के पहुंचे थे जिन्होंने गन पॉइंट के ऊपर 50 लाख की डिमांड की ग्रोसरी स्टोर के ऑनर से, और उसके बाद 2.5 लाख रुपए जो ग्रोसरी स्टोर के काउंटर पे थे उसको उन्होंने लूटे और इसी दौरान फायरिंग में ग्रोसरी स्टोर के जो ऑनर था उसको फायरिंग भी की, जो इंजर्ड हुए, उसके अंदर हॉस्पिटलाइज किया गया उनको। इसके अंदर 3 एक्यूज हरियाणा पुलिस ऑलरेडी पकड़ चुकी है। हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि उनमें से एक एक्यूज जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है, वो दिल्ली में अलग अलग जगह बदल के छुप रहा है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन कल शाम को हमारे पास आई कि ये विकासपुरी की तरफ आसपास के एरिया में कहीं आ सकता है, तो उसके लिए टीम डिप्लॉय की गई और टीम ने इसको पकड़ा। वहाँ से इसके पास से हम
एक स्कूटी बरामद हुई है जो कि वारदात में यूज हुई थी। इसके अलावा इसके पास से एक बरेडा जो पिस्टल होती है वो भी इससे मिली है। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। गोरगांव फिल्म सिटी में अनुपमा सीरियल के सेट पर लगी आग। AICWA अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने की जांच की मांग। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने आज जानकारी दी कि मुंबई के गोरगांव फिल्म सिटी में लोकप्रिय टीवी सीरियल अनुपमा के सेट पर सुबह आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग सुबह करीब 5 बजे लगी, जबकि शूटिंग सुबह 7 बजे शुरू होने वाली थी। सुरेश गुप्ता ने कहा, दमकल विभाग की गाड़ी लगभग 6 बजे पहुंची, यानी आग लगने के 1 घंटे बाद। ये एक गंभीर लापरवाही है। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जान नहीं गई, लेकिन ये चिंता का विषय है कि सेट पर अग्नि सुरक्षा के नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर उत्तराखंड में खेल विभाग द्वारा भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल विभाग द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य भर में फिटनेस, खेल भावना और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि जीवन में अनुशासन, समर्पण और टीम भावना भी विकसित करते हैं। राज्य सरकार युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पुरी का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, उनका प्रस्तुति बैठक विशेष रूप से आज सुरक्षा की लेते हुए ये बैठक हुआ था। महाप्रभु जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और उत्सव कैसे अच्छा और सुपरिचालित होगा, उसको सुनिश्चित करने के लिए आज का बैठक वहां बुलाया गया था। सारी दुनिया के लोग इसी दिव्य अवसर का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए पूर्व प्रस्तुति पहले से ही अधिकारी लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन पर और उनके साथ साथ एक मिनिस्ट्री कमेटी भी हम बनाए थे और सब कमेटी आज फॉर टाइम वो सब बैठक प्रस्तुति ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज फाइनल बैठक था सुरक्षा की लेते हुए मेरे अध्यक्षता के बारे में, और निश्चित रूप से हमने पूरी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से सुचारू रूप से संपन्न उसको किया जाएगा। उसी आधार पर हमने आज डिटेल उसके ऊपर टिप्पणी किए हैं। वर्ष का रथ यात्रा को संपूर्ण भावे कैसे वो इंसिडेंट फ्री होगा, इंसिडेंट फ्री मतलब अघटन मुक्त होगा, कोई अघटन ना घटे। इसी आधार पर हमने पूर्व प्रस्तुति का साथ हर सालों का जैसे हमको एक्सपीरियंस कोई मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो कारण घटता जा रहा था, इसी आधार पर हमने कोई भी घटना ना घटे, इसी आधार पर देखते हुए सुरक्षा दृष्टि को और कड़ाकड़ी करते हुए, जैसे हमारा वहाँ महासमुद्र है, वहाँ भी हमने कोस्ट गार्ड को प्रस्तुत करते के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सुरक्षा बल को हमने बुलाई है। इसी आधार पर वो कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए सारी प्रकार, जैसे हेल्थ बारे में भी, जैसे ट्रैफिक का जैसे भीड़ होता है उसको भीड़ कमाने के लिए, और ज़्यादा जैसे वेदर का देखते हुए कोई ज़्यादा गर्मी कैसे हो रहा है उसके आधार पर भी क्या कहा जा सकता है, सब आधार पर हमने प्रस्तुति संपूर्ण किए हैं। और आज जो बैठक था इसी आधार पर बेसिकली सिक्योरिटी पॉइंट में कैसे अच्छा रहे और कोई भी घटना ना घटे, इसी आधार पर फोकस करते हुए हम उसको फोकस किए हैं। और निश्चित रूप से हम महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से और उनका भरोसा से और उनका आशीर्वाद से हमने निश्चित रूप से अच्छा ढंग से ये रथ यात्रा उत्सव को, महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को हम संपूर्ण कर सके कि इस आधार पर उनको ये प्रार्थना की है, निश्चित रूप से अच्छा ढंग से परिचालना होगा। नहीं, हमने तो न्योता दिए हैं, इनवाइट किए हैं, लेकिन अब तक क्लियरेंस आया नहीं। लेकिन कुछ अधिकारी लोग तो आ रहे हैं और कोई डेप्यूटी सीएम, मिनिस्टर लोग आ रहे हैं, लेकिन सीएम का बारे में अब तक क्लियर नहीं हुआ। निश्चित रूप से टाइम भी है, हमने भी उनके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, हमको इनवाइट किए हैं, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसी आधार पर वो
कौन कौन आएंगे नहीं आएंगे हम निश्चित रूप से सही टाइम पर हम आपको बता देंगे। AI कैमरा ड्रोन जैसे हर साल में किया जाता है, इस बार ज्यादा से ज्यादा हमने AI कैमरा को हमने लगाए हैं हर जगह पर जहां कोई भीड़ जाता रहता है और कोई इंसिडेंट होने का कोई संभावना है, और इसी आधार पर हमने ड्रोन कैमरा को भी हमने प्रस्तुत करते हुए उसका भी वहां प्रयोग कर रहे हैं। और भी हमने एक चिंता प्रकट किए हैं, जैसे कोई और घटना को सटीक ढंग से परिचालना करने के लिए हेलीकॉप्टर का भी हमने इंतजाम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका भी उपयोग हम कर सकेंगे जब जरूरी पड़ेगा तो। और अब देखते हैं अगली खबर को। सपा से निष्कासन पर बोले विधायक राकेश प्रताप सिंह, फैसले का स्वागत करता हूं, अब पार्टी बहरियों के हाथ में है। समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद विधायक राकेश प्रताप सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा, अब पार्टी में उन लोगों के लिए जगह बनी है जो सही काम करना चाहते हैं। हमने पार्टी के लिए मेहनत की, लेकिन अब इसे बाहर के लोग चला रहे हैं। पीडीए अब परिवार विकास प्राधिकरण बन गया है। राकेश प्रताप सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जब हिंदुत्व को कैंसर कहा गया और दूसरी बातें हुई, तभी से मामला बिगड़ने लगा। कि सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल महिलाओं बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है। आए दिन अखबारों में देखने और सुनने को मिलता है कि छोटी छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है। और सरकार जो कहती थी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनकी, लॉ एंड ऑर्डर की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी जीरो हो गई है। और सही तरीके से काम न करने की वजह से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएगी, लोगों पर झूठा मुकदमा लगाएगी, पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करेगी, पॉलिटिकल लोगों पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाएंगे, और पुलिस जब चुनाव जिताने का काम करेंगे, उनसे पॉलिटिकल काम कराएंगे, तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे पुलिस प्रशासन से पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है, न्याय दिला करके नहीं। उनसे पॉलिटिकल गेन कैसे होगा, झूठे मुकदमे कैसे लगेंगे, चुनाव कैसे पुलिस जिताएगी। तो फिर पुलिस पुलिसिंग नहीं करेगी, वो अपना इंतजाम भी करेगी। और उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार के आंकड़े हैं, जबकि आंकड़े छिपाए हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी है। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर, जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को,
अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया। 1090 कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम सबने बैठ करके ये भी याद किया, पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का नेताजी का फैसला था। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान और पंचायती राज के अलग अलग स्तर पर चुनाव जीत करके आईं। सदस्य भी बड़े पैमाने पे बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़े पैमाने पे बनी। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जमीन की रजिस्ट्री हुआ करती थी। उस समय रजिस्ट्री की फीस को कम करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। ऐसी तमाम सुविधाएं योजनाओं चलाने का काम किया था। आने वाले समय में अगर पुलिस में स्ट्रक्चरल चेंज भी करना पड़ा, आने वाले समय में स्ट्रक्चरल चेंज भी अगर महिलाएं जो पुलिस कांस्टेबल उनको काम करने के लिए करना पड़ा, तो समाजवादी सरकार में जिस तरीके से हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अगर कोई बड़ा फैसला लेकर के हम लोगों को काम करना पड़ेगा तो वो काम करने का काम हम लोग करेंगे। और अब अगली खबर, जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। कहा, अनुच्छेद 370 की समाप्ति है उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण डॉक्टर मुखर्जी को सम्मानित करने का एक सटीक तरीका है। नड्डा ने कहा, अनुच्छेद 370 की समाप्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक फिटिंग ट्रिब्यूट यानी कि उचित सम्मान देता है। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। भाजपा अध्यक्ष ने देशवासियों से डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। और अब अगली खबर, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ईरान के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज, ये हमारी पुरानी मित्र है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ईरान को लेकर अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को ईरान के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा, ईरान हमारा पुराना मित्र है, हमारे उनके साथ व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक जुड़ाव है, इसलिए इन मुश्किल समय में हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। इमरान मसूद ने आगे कहा, ईरान ने हमला नहीं किया बल्कि ईरान पर हमला हुआ है। ईरान ने बताया कि उसकी सभी परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी में है और निरीक्षण के लिए खुले हुए हैं। इसके बावजूद उस पर हमला किया जा रहा है, जो पूरी तरह दादागिरी है।
આ બાજુના ડિસ્યુલ આવી ગયો આમ આવી ગયો એટલે પેલા લોકો આમ આવી ગયો હે એ લોકો આવે તો મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો જે છે તે આ મામીરાના દર્શનનો લાભો લે છે અને વિશેષ और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। राजस्थान के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। ऑरेंज अलर्ट राजस्थान के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के मौसम केंद्र के राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, जिसके कारण पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 12 जिले में भारी बारिश 190 मिलीमीटर दर्ज की गई। इस प्रणाली का प्रभाव अगले 2 से 3 दिन तक पूर्वी राजस्थान में गरज और बारिश के रूप में बना रहेगा। अगर देखें ईरान के साथ साथ जो उनके दोस्त हैं, कौन दोस्त हैं? टर्की, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ओआईसी, ये सब के सब इस वक्त डिस्टेंस पे खड़े हैं। टर्की चूंकि नेटो मेंबर है, अमेरिका के साथ है, वो ईरान की कोई मदद नहीं करेगा। रशिया ऑलरेडी एंगेज है यूक्रेन में, वो कोई मदद नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया जो है उसको अभी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहिए, वो भी शायद मदद नहीं करेगा। चाइना की जहां तक बात है, चाइना ऑलरेडी को उसको पता है कि अगर उसने यहाँ पे कुछ किया तो फिर हमारे अमेरिका को बहाना मिल जाएगा साउथ चाइना सी में उसके अगेंस्ट अटैक करने का। और वहां पे उनकी जो पैसिफिक कमांड है, जिनका हेडक्वार्टर गुआम आइलैंड्स के ऊपर है, और वो सारे के सारे मिल करके चाइना को यहाँ पे एंगेज कर देंगे। दूसरा, चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है वो भी इस इलाके से गुजरता है। अगर यहाँ फुल वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, या इवन भीषण वॉर भी शुरू हो जाती है, तो BRI को खतरा है। फिर उसके अलावा उसको जो उसने ईरान के साथ पैक्ट किया है चीप ऑयल का, वो ऑयल आना बंद हो जाएगा, और वो बंद हो जाएगा तो उस ऑयल की बोली लगेगी डॉलर्स में, तो वो भी चाइना को ऑयल नहीं मिलेगा, बहुत खतरे में आ जाएगा। इसलिए चाइना नहीं चाहेगा कि वो खुद वॉर में कूदे या ये कोई एक भीषण वॉर का जंग का रूप ले। जहां तक OIC का सवाल है, OIC की तरफ से अभी तक सिर्फ लिप सर्विस है, कोई खास स्टेटमेंट भी नहीं आई है। पर जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज हैं, GCC कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे एक आधे को छोड़ के, जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है,
फिर उसके बाद कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये सब के सब कंट्री नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आए, क्योंकि ईरान इसका रीजन एक शिया सुन्नी भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी ईरान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हूती, हमास और ये आपकी हिजबुल्लाह, इनसे बहुत दुखी हैं, तो वो भी उनके साथ नहीं है। तो इसलिए ईरान एक किस्म का बहुत अलग थलग पड़ गया है इस वक्त, और अभी एक भीषण हमला जरूर होगा, और उसके बाद वो शायद टॉक्स टेबल पे आएगा, क्या करेगा ये अभी देखने की बात। और अब अगली खबर, तेलंगाना कांग्रेस मुख्यालय पर यादव समुदाय ने भेड़ बकरियों के साथ किए प्रदर्शन, मंत्री पद की मांग। तेलंगाना कांग्रेस के गांधी भवन मुख्यालय के बाहर यादव समुदाय के सदस्यों ने 30 भेड़ और 5 बकरियों के साथ प्रदर्शन किया। उनका मुख्य उद्देश्य यादव समुदाय को मंत्री पद देने की मांग करना था। प्रदर्शनकारियों ने कहा, आज हमने गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस मुख्यालय के सामने 30 भेड़ और 5 बकरियों के साथ प्रदर्शन किया। हम यादव समुदाय के लिए मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। साथ ही हमने सरकार से ये भी पूछा कि हमारे भेड़ बकरियों का बीमा और इलाज क्यों नहीं किया जा रहा। क्या लग रहा है, आज संडे है लेकिन वेदर तो थोड़ा सा इंडियन बॉलर्स को मदद करेगी? थोड़ी सी विंडी लग रही है भैया, तो मेरे को लग रहा है बॉलर को थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन मैच के हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि मैच ड्रॉ ही होने वाला है। जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग के बारे में क्या बोलेंगे? कल ऐसा बॉलिंग 3 विकेट उन्होंने लिया, लेकिन ऐसा बॉलिंग कर रहे थे कि 4-5 विकेट ले सकते थे, कैच भी छूटा। आराम से आज का वेदर के हिसाब से उनको स्विंग मिलेगा और 2 विकेट और लेंगे, 5 विकेट तो मिनिमम लेंगे। इंडिया जीत सकती है यहाँ से? कंडीशन के हिसाब से डिपेंड है, अगर वो 20 विकेट लेंगे तो ही जीतेंगे, वरना वो ये मैच तो ड्रॉ ही जाने वाला है। और शुभमन गिल के बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? ऋषभ पंत, शुभमन गिल लाजवाब, बढ़िया है। Who's your favorite cricketer in this Indian team? शुभमन गिल। Shubman Gill has scored 100. So in his captaincy debut? So what is your take on that? What is your opinion on that? Shubman Gill's 100. I think that he can become the next Virat Kohli, because he's already shown a great aptitude on being a captain, and he's doing a great job. So Shubman Gill can become the next Virat Kohli. Yeah. And what about his captaincy so far? Whatever you have watched. I think he can also win the World Cup after Rohit Sharma. Obviously, I think that he can become a very good captain like Dhoni, and he will become one of the great captains like Rohit Sharma and Dhoni. The overhead conditions are a bit cloudy. Do you think Jasprit Bumrah will get some help from the pitch? Yes, because there will be a bit of dew on the ground, so I think the swing will be a bit more. Do you think the overhead conditions will help the Indian bowlers? Fingers crossed. Yeah. Who is going to be the highest wicket taker for India according to you? Jasprit Bumrah or any other bowler? Boom. And how do you think that England, they can get some lead, England, or do you think, what is the match situation? How do you analyze it? England will finish maybe 50 runs behind. Okay. And India will start batting towards the end of the day. So you expect a result out of this game? Yes. और आइए देखते हैं अब अगली खबर। हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने बताया कि बिहार के 2 विकलांग भिखारियों के बीच झगड़ा छिड़ गया है और एक की हत्या। हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने जानकारी दी कि बिहार के 2 विकलांग भिखारी राजेश कुमार एलियास नजीर खान और मितेश, जो पुरानी हुबली में एक किराए के मकान में रहते थे, उनके बीच देर रात विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार शराब के नशे में गुस्साए राजेश ने मितेश पर बाइक बॉक्स से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले की जाँच अभी जारी है। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। दिशा लर्निंग सेंटर जो भोपाल के पुलिस मुख्यालय के इसमें चलता है, और इसमें जो है पुलिस परिवार के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता, तो वो बच्चे यहाँ आते हैं, बैठते हैं, अपना पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें एसी लगा हुआ है, वाईफाई की सुविधा फ्री है, न्यूज़पेपर वगैरह और मैगजीन्स प्रोवाइड की जाती है। उनके आवश्यकता अनुसार पुस्तकें भी उनको उपलब्ध कराई जाती है। एक पढ़ने के लिए अच्छा माहौल उपलब्ध कराया जाता है। ये पुलिस मुख्यालय की एक योजना है जिसको शुरू किया गया था। बच्चे अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। यहाँ कुछ लोग नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी गत पुलिस आरक्षक भर्ती में 5 से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एक लड़के का अभी एमपीबी में क्लर्क के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, अभी ज्वाइनिंग बाकी है उसकी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने बताया 24 जून को होगी सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग की बैठक। गृह मंत्री और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे मौजूद। जिला प्रशासन के डीएम सत्येंद्र कुमार ने जानकारी दी कि 24 जून को सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार के गृह सचिव और अन्य सचिव भी बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस काउंसिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है और जहां आम एजेंडे पर आधारित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है, बैठक में सामूहिक समाधान और रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ कि प्रभु श्री राम के दरबार का भी आज दर्शन हुआ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य बना है और मैं समझती हूँ कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो यह बना दिया है कि रामलला के साथ हमने राम दरबार के भी दर्शन करें, तो कहीं ना कहीं सभी जितने सनातनी हैं उनका एक मंतव्य जो है पूरा करने का काम किया है। मैं सच में बहुत अभिभूत हूँ जी। और अब इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।